हेलो, बीए पार्ट सेकेंड ईयर फिलॉसफी पेपर सेकेंड लॉजिक। स्वागत है सभी बच्चों का। आज हम करेंगे निरपेक्ष तर्क वाक्यों के विषय में जो आधुनिक तर्कशास्त्री हैं उनके क्या विचार हैं। अभी तक हमने पारंपरिक तर्कशास्त्रियों के विचार पढ़े थे। आज हम मॉडर्न लॉजिशियंस ट्रीटमेंट ऑफ कैटेगरिकल प्रपोजिशंस के बारे में अध्ययन करेंगे। साधारणतः जो आधुनिक तर्कशास्त्री हैं वो तर्क वाक्यों के पारंपरिक विश्लेषण को मानते हैं, परंतु उनके तर्क वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो पारंपरिक तर्कशास्त्रियों के वर्गीकरण से थोड़ा अलग है। तो इस भिन्नता का मुख्य कारण है कि तर्क वाक्यों का सत्तात्मक तात्पर्य है। इसलिए हमें सबसे पहले इस तर्क वाक्यों के सत्तात्मक तात्पर्य के विषय में जानना होगा कि सत्तात्मक तात्पर्य कहते किसे हैं। यानी जिन जिन वस्तुओं की सत्ता है यानी अस्तित्व है वो सत्तात्मक तात्पर्य कहलाता है। अर्थात कोई भी तर्क वाक्य जिसके उद्देश्य पद से किसी वस्तु की सत्ता के विषय में जो हमें संकेत मिलता है उसे ही हम सत्तात्मक तात्पर्य कहते हैं। यदि तर्क वाक्य के उद्देश्य द्वारा सूचित वर्ग में यानी जो तर्क वाक्य का जो सब्जेक्ट टर्म है वो जिस क्लास के सदस्य हैं तो माना जाएगा कि उस तर्क वाक्य का सत्तात्मक तात्पर्य है, अन्यथा नहीं। यानी तर्क वाक्य के उद्देश्य द्वारा सूचित वर्ग में सदस्य हैं तो उस तर्क वाक्य का सत्तात्मक तात्पर्य है। तो जॉर्ज बुलियन ने AEIO ये 4 प्रकार के आपको मानक आकार बताए थे, ये निरपेक्ष तर्क वाक्य हैं। तो बुलियन ने कहा कि जो A और E आकार के तात्पर्य हैं, आकार के जो तर्क वाक्य हैं जिन्हें हम यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव यानी सार्वभौमिक सकारात्मक और सार्वभौमिक नकारात्मक, ये जो 2 आकार के तर्क वाक्य हैं इनका कोई सत्तात्मक तात्पर्य नहीं होता है, जबकि अंशव्यापी तर्क वाक्य I और O इनका सत्तात्मक तात्पर्य होता है। A और E का सत्तात्मक तात्पर्य जो है वो निषेधात्मक है और अंशव्यापी तर्क वाक्यों का I और O का सत्तात्मक तात्पर्य जो है भावात्मक होता है। तो सर्वव्यापी तर्क वाक्य वस्तुओं की सत्ता के विषय में कोई दावा ही नहीं करते हैं, जबकि अंशव्यापी तर्क वाक्य जो हैं वो वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दावा करते हैं। यही कारण है कि आधुनिक तर्कशास्त्र में अंशव्यापी तर्क वाक्यों को सत्तात्मक तर्क वाक्य कहा जाता है, एग्जिस्टेंशियल प्रपोजिशन कहा जाता है। अंशव्यापी कौन से? I और O। जब हम ये कहते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील हैं तो हम मनुष्यत्व और मरणशीलता इन दोनों के बीच के संबंध को मानते हैं। क्यों? क्योंकि इस वाक्य का अर्थ है कि यदि कोई मनुष्य है तो वह मरणशील है। तो यहाँ हम ये नहीं मानते हैं कि मनुष्य स्वयं में एक सत्ता है। यहाँ इस तर्क वाक्य का अर्थ इस मान्यता पर आधारित नहीं है कि मनुष्य अस्तित्वमान है। यहाँ तर्क वाक्य का अर्थ है कि उद्देश्य और विधेय में संबंध है, यानी मनुष्य और मरणशीलता में एक कोई संबंध है। तो इस तरह से सर्वव्यापी तर्क वाक्य उद्देश्य और विधेय पद के इनसेपरेबल यानी अविभाज्य संबंध को दर्शाता है। यहाँ वस्तु की सत्ता की कल्पना कर रहे हैं हम, लेकिन उसकी सत्ता को सत्य नहीं माना जाता। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 20वीं शताब्दी के सभी फ्रांसीसी राजा गंजे हैं। ये एक अर्थपूर्ण तर्क वाक्य है, जबकि 20वीं सदी में किसी फ्रांसीसी राजा का अस्तित्व है ही नहीं। यह तर्क वाक्य केवल ये बताता है अगर 20वीं सदी में कोई फ्रांसीसी राजा है तो वह गंजा है। ठीक है।
तो ये ए आकार के जो तर्क वाक्य हैं ये सत्तात्मक तात्पर्य नहीं रखते हैं, यानी इनकी कोई सत्ता नहीं होती। इसी तरह से दूसरा है सार्वभौमिक नकारात्मक तर्क वाक्य ई। इस तर्क वाक्य में भी वस्तु की सत्ता केवल परिकल्पित होती है, वास्तव में वो मान्य नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे जब हम ये कहते हैं कि कोई मनुष्य अमर नहीं है, तो यह तर्क वाक्य केवल यह बताता है कि अगर कोई मनुष्य है तो उसमें अमरता का गुण नहीं है। तो इस तर्क वाक्य का विश्लेषण इस प्रकार होगा कि x जो भी हो, यदि x एक मनुष्य है तो वह अमर नहीं है। इस तरह से ए और ई तर्क वाक्य केवल ये बताते हैं कि उद्देश्य और विधेय पद के बीच में अविभाज्य और आंतरिक संबंध है। उद्देश्य पद द्वारा इंगित वस्तु की सत्ता होने या न होने से ए और ई आकार के तर्क वाक्यों की अर्थपूर्णता पर कोई असर नहीं होता। ठीक है, तो इनकी अर्थपूर्णता केवल उद्देश्य और विधेय पदों के अविभाज्य संबंध पर आधारित होती है। ये तो थे सार्वभौमिक सकारात्मक और नकारात्मक तर्क वाक्य ए और ई। अब है अंशव्यापी सकारात्मक और नकारात्मक। तो अंशव्यापी तर्क वाक्यों के साथ ऐसा नहीं है। जैसे कहा जाता है कि कुछ हीरे मूल्यवान पत्थर हैं, यह तर्क वाक्य उसी अवस्था में अर्थपूर्ण होगा जब हीरों का अस्तित्व हो और हम हीरे मूल्यवान पत्थर को दूसरे पत्थरों से अलग कर सकें। तो इस तरह से आई और ओ तर्क वाक्यों की अर्थपूर्णता उद्देश्य पद द्वारा इंगित वस्तुओं के अस्तित्व पर निर्भर करती है। उद्देश्य पद यानी कुछ हीरे उद्देश्य पद हैं, मूल्यवान विधेय पद हैं। कुछ हीरे मूल्यवान पत्थर हैं का विश्लेषण इस तरह से होगा कि कम से कम एक हीरा ऐसा है जो मूल्यवान है। उसी प्रकार ओ तर्क वाक्य कि कुछ हीरे मूल्यवान पत्थर नहीं हैं, इसका विश्लेषण होगा कि कम से कम एक हीरा ऐसा है जो मूल्यवान नहीं है। ठीक है, तो इन विवेचनों से ये जांच करना बहुत ही ज़रूरी है कि किस स्थिति में ए ई आई ओ तर्क वाक्य सत्य होते हैं और किस स्थिति में वे असत्य होते हैं। तो तर्क वाक्यों की जो पारंपरिक व्याख्या है उसके अनुसार तो तर्क वाक्य तब सत्य होते हैं जब वे तथ्यों का सही निरूपण करें, और तब असत्य होते हैं जब वे तथ्यों का सही निरूपण ना करें। पर तर्क वाक्य के सत्तात्मक तात्पर्य के संदर्भ में सभी एसपी हैं तब सत्य होगा जब उद्देश्य पद द्वारा इंगित वर्ग में कोई सदस्य न हो। उसी तरह से सभी एसपी हैं उस स्थिति में असत्य होगा जब उद्देश्य पद एस का सदस्य हो। कोई एसपी नहीं है उस स्थिति में सत्य होगा जब एसपी द्वारा इंगित वर्ग एक रिक्त वर्ग तो हो, और तब असत्य होगा जब एसपी वर्ग में सदस्य हो। अंशव्यापी तर्क वाक्य तब सत्य होंगे जब उद्देश्य पद द्वारा निर्देशित वर्ग में कम से कम एक सदस्य तो हो। जैसे कुछ एसपी है तब सत्य होगा जब एसपी द्वारा इंगित वर्ग में सदस्य हो। यदि एसपी वर्ग में सदस्य नहीं है तो वह वाक्य असत्य हो जाएगा। इसी तरह कुछ एसपी नहीं है उस स्थिति में सत्य होगा जब एसपी वर्ग में सदस्य हों, और उस स्थिति में असत्य होगा जब एसपी एक रिक्त वर्ग हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सत्तात्मक तात्पर्य ने किस तरह से जॉर्ज बुलियन ने सत्तात्मक तात्पर्य के आधार पर तर्कशास्त्र को प्रभावित किया है। जहाँ बुलियन ने ई आई ओ तर्क वाक्यों की व्याख्या रिक्त वर्गों द्वारा की है, वहीं जॉन वैन ने इन तर्क वाक्यों को चित्रों द्वारा व्यक्त किया है। एक टेबल है जिस आपको नोट्स पीडीएफ के रूप में जब मैं भेज रही हूँ
उसमें आप देखना जॉर्ज बुलियन का वर्ग विरोध का सिद्धांत है, वो ड्रॉ कर रखा है। उस ड्रॉ में आप देखना AEIO आकार के जो ये मानक निरुपाधिक तर्क वाक्य हैं उनको किस रूप पे उन्होंने शो किया है और कैसे वो सत्तात्मक तात्पर्य रखते हैं और कैसे अंशव्यापी तर्क वाक्य सत्तात्मक तात्पर्य रखते हैं और कैसे सर्वव्यापी सत्तात्मक तात्पर्य नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये था सत्तात्मक तात्पर्य या एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट। बाकी ये चैप्टर प्रैक्टिकल कम थ्योरी है। थ्योरी तो मैंने आपको समझा दिया है, अब इसको प्रैक्टिकल में कैसे करना है वो जब क्लास होगी तब और अच्छे से स्पष्ट कर दूंगी। तब तक आप ये वीडियो सुनिए और PDF में जो मैंने नोट्स दिए हैं उसको पढ़ें। काफ़ी कुछ तो आपको समझ में आ ही जाएगा। आगे ये चैप्टर अभी आगे और चलेंगे जहाँ प्रैक्टिकल में और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।